भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सब का मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर पीछे छूट जाती हैं। इसलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। संस्कृत और लिथुआनिया के भाषाओं के बीच अद्भुत समानता पर स्ट्रीट आर्ट का आयोजन। संस्कृत और लिथुआनियन भाषाओं के शब्दों को विशेष तरीके से किया गया चित्रित। कश्मीर घाटी में लुप्त हो रहे पारंपरिक लोक रंगमंच भाड़ पाथेर को लोकप्रिय बनाने का प्रयास। कश्मीरी कलाकार रईस रशीद ने भाड़ पाथेर को आधुनिक रंगमंच के साथ मिलाने का किया फैसला। भविष्य में बढ़ जाएगी ईंधन पर चलने वाले वाहनों की खपत। कार्बन न्यूट्रल ईंधन का उत्पादन बढ़ाने पर जोर। यूरोपीय संघ ने नए कानून ने 2035 के बाद इंटरनल कंबंशन इंजन से चलने वाले सभी वाहनों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का किया प्रस्ताव। देश में पहली बार व्हीलचेयर खिलाड़ियों की 5 दिवसीय राष्ट्रीय स्पर्धा इंदौर में जारी। देश के 5 राज्यों से आए खिलाड़ी सिंगल और डबल्स श्रेणियों में कर रहे हैं मुकाबला। तेलुगु सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता रवि तेजा की फिल्म रावणासुर का ट्रेलर आउट। 7 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी ये फिल्म। तो खबर हटकर में सबसे पहले बात करते हैं परंपरा और विरासत की। संस्कृत को दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक माना जाता है। दुनिया की विभिन्न भाषाओं में संस्कृत के शब्द मिलते हैं और ऐसी एक भाषा है लिथुआनियाई भाषा। लिथुआनिया की एम्बेसडर का कहना है कि उनके देश में संस्कृत भाषा के साथ घनिष्ठ संबंध होने पर उन्हें गर्व है। उन्होंने संस्कृत और लिथुआनिया भाषाओं के बीच की स्ट्रीट आर्ट का आयोजन भी किया है। देखिए ये रिपोर्ट। संस्कृत और लिथुआनिया भाषाओं के बीच की समानता को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के हरकोट बटलर सीनियर सेकेंडरी स्कूल परिसर के बाहर एक स्ट्रीट आर्ट का आयोजन हुआ। भारत में लिथुआनिया की एम्बेसडर डायना मिकविचिन के जरिए आयोजित ये स्ट्रीट आर्ट जन लैंग्वेज देयर यू कैन फाइंड 10 वर्ड्स written in not written in Sanskrit, in Hindu, but you can read like in Sanskrit, and down you can find a word written in Lithuanian language. Also you can find windows. Those windows came from Lithuania, small villages from Lithuania, traditional houses. Also you can find a traditional pattern of Lithuania. It's a folk pattern. They're using that pattern a lot in Lithuania. लिथुआनिया की राजदूत का मानना है कि लिथुआनियाई भाषा संस्कृत के बेहद करीब है। इसका वैज्ञानिक तथ्य भी है। भारत में लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं, इसीलिए इस स्ट्रीट आर्ट के आयोजन का उद्देश्य भाषा के माध्यम से भारत लिथुआनिया के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करना है। It brings the message of arts to the street, to the people who may not have time or opportunities to visit art galleries. So I think it's very, very important in amplifying the art messages. But second thing, of course, is the content of the art. So in this case, we wanted to bring the message, a very peculiar message from my country, Lithuania, through our historical and linguistic connection that we share with India, and that is the connection between Lithuanian and Sanskrit languages, which is, in fact, Lithuanian language is officially recognized by scientists as being the closest living sister language of Sanskrit.
लिथुआनियाई भाषा और संस्कृत में समानता को लेकर एक शब्दकोश भी प्रकाशित हो चुका है जो 108 शब्दों का है, जिसमें संस्कृत और लिथुआनियाई भाषा में समान है। डायना मिकविचिन का मानना है कि संस्कृत और लिथुआनियाई भाषा दुनिया की बेहद पुरानी भाषाओं में शुमार है और इसमें काफी समानताएं भी हैं। We have identified a huge number of words which sound identical, and you see several of them depicted here in Lithuanian and in Sanskrit, in Devanagari script. In fact, there are many, many more. Several years ago, we published this nice dictionary, a symbolic dictionary of Lithuanian and Sanskrit words. There are 108 words, and it's a very specifically chosen sacred number of words, which is just a good beginning because we can produce much bigger dictionary. So our message is to demonstrate how close our languages are, that we should work together to research this mysterious connection, which is acknowledged but not really understood, neither in Lithuania nor in India, I have to say. ध्यान देने की बात यह है कि इन दो भाषाओं की समानता को सांकेतिक रूप से बताने के लिए जो शब्द चित्कारिता के साथ उकेरे गए हैं वो संस्कृत और लिथुआनियन शब्दकोश से ही लिए गए हैं, जो स्वयं में भारत और लिथुआनियन की संस्कृतियों के लिए भी एक विशेष कोश है। ब्यूरो इनपुट के साथ नारायण दत्त मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जहां चाह वहां राह, इस कहावत को सच साबित करती ये खबर देखते हैं। कश्मीर घाटी में लुप्त हो रहे पुराने पारंपरिक लोक रंगमंच भांड पाथेर को लोकप्रिय बनाने के लिए कश्मीरी कलाकार रईस रशीद ने भांड पाथेर को आधुनिक रंगमंच के साथ मिलाने का फैसला किया है। रईस रशीद लंबे समय से भांड पाथेर कला में एक थिएटर कलाकार के तौर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। रईस रशीद को उनके काम और समर्पण के लिए कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। वो बचपन से ही कश्मीरी पारंपरिक लोक कला की ओर आकर्षित हो गए थे। कश्मीर के पारंपरिक लोक रंगमंच भांड पाथेर घाटी में कहीं लुप्त होता जा रहा है। इस बीच मध्य कश्मीर के बडगांव के रहने वाले एक युवा कश्मीरी कलाकार रईस रशीद, जिन्हें रईस वाथुरी के नाम से जाना जाता है, वे इसे फिर से लोकप्रिय करने के प्रयास में जुटे हैं। उन्होंने कश्मीर के पारंपरिक लोक रंगमंच को आधुनिक रंगमंच के साथ मिलाने का फैसला किया। रईस रशीद बहुत लंबे समय से भांड पाथेर कला में एक थिएटर कलाकार के रूप में प्रदर्शन कर रहे हैं। वे बचपन से ही कश्मीरी पारंपरिक लोक कला की ओर आकर्षित हो गए थे, क्योंकि जम्मू और कश्मीर के बडगाम जिले में उनका गांव वाथोरा इस पारंपरिक लोक कला के लिए प्रसिद्ध है। खुश नसीब समझता हूँ कि मैं फोक थिएटर के लिए काम करता हूँ, तो मैं हमेशा प्राउड करता रहूँगा। मैं फोक थिएटर या मैं भांड पत्थर, पर्टिकुलरली इसका नाम दूँ, फोक थिएटर या भांड पत्थर एक ही है, लेकिन हमारे कश्मीर में इसको भांड पत्थर के नाम से जाना जाता है। और मैं ये कोशिश हमेशा करता रहता हूँ कि ये जो मेरी फैमिली है उनको कभी ये एहसास हो कि हमारा बेटा अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने इसे सफलतापूर्वक लोकप्रिय करने के लिए भांड पाथेर कला में आधुनिक तत्वों को शामिल किया। उन्होंने पूरे कश्मीर में 100 से अधिक नुक्कड़ नाटक किए। जम्मू और कश्मीर सरकार ने रईस को आरटीआई आंदोलन, यौन शोषण और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर कई काम दिए। वे और उनकी टीम लोक कलाओं को खेलने के लिए कई गांवों में भी गए और वहां उन्हें गांवों के लोगों से बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली। रईस वाथुरी को उनके काम और समर्पण के लिए संस्कृति मंत्रालय पुरस्कार, जम्मू और कश्मीर सकाफती मरकज के युवा व्यक्तित्व पुरस्कार और कई अन्य पुरस्कार मिले। वे अभिनय श्रेणी में कश्मीर गॉट टैलेंट में भी विजयी हुए। डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि एक अच्छी टीम बने, जहाँ पर भी हम जाए अपना नाम कमाए और ख़ासकर इस आर्ट को जिंदा रखें। नौजवान ही एक कौम का मुस्तकबिल है, नौजवान नहीं आएंगे तो खुद ब खुद मर जाएगा। रईस रशीद युवाओं को पारंपरिक लोक कला भांड पाथेर के साथ कला के विभिन्न रूपों और अभिनय के तरीकों के बारे में भी सिखाते हैं। वे कलाकारों को इस पारंपरिक लोक कला को आधुनिक कला के साथ मिलाने की नई उम्मीद भी देते हैं। रईस ने लोकगीत। और फिलहाल यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।
जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। आज सुबह सुबह दुकान छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैं चला फूड सेफ्टी का लाइसेंस बनवाने। अब ये कौन सा नया लाइसेंस आ गया? नया नहीं भाई, बहुत ज़रूरी लाइसेंस है। ये लाइसेंस अब सभी खाद्य सामग्री का व्यापार करने वालों के लिए अनिवार्य है। परंतु मेरी दुकान और काम तो बहुत छोटा है, फिर भी मुझे ये लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। तुमने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। जिनका सालाना व्यापार 12 लाख रुपए से कम है उनके लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा है, और वो भी सिर्फ 100 रुपए के मामूली से शुल्क पर। और जिनका व्यापार 12 लाख रुपए से ज़्यादा है वो 2000 रुपए के शुल्क पर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा भाई, अब ये तो बताओ, इस लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के फायदे क्या हैं हम लोगों के लिए? इसके बहुत से फायदे हैं, जैसे ये हमें कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, कस्टमर के बीच हमारी साख मजबूत करता है, जिससे हमारा व्यापार बढ़ता है, और सबसे जरूरी बात, खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाता है, जो हम सबकी एक जिम्मेदारी भी है। अरे वाह, एक लाइसेंस के इतने सारे फायदे! ये तो हम सभी खाद्य सामग्री बेचने वालों को तुरंत ले लेना चाहिए। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हाँ जरूर चलो, दोनों साथ चलते हैं। फूड सेफ्टी का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस आप खुद से ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी जो मयूर भवन कनॉट प्लेस पर स्थित है के सुविधा केंद्र की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और अब बात करते हैं ज्ञान और विज्ञान की, जिनका हमसे गहरा नाता है। जो कि कार्बन न्यूट्रल ई ईंधन पर चलने वाली कारें हैं। ये प्रस्ताव जर्मनी के साथ यूरोपीय संघ के चल रहे विवाद को सुलझाने के प्रयास का हिस्सा भी है। ये नई योजना 2035 के बाद इंटरनल कंबस्शन इंजन वाली नई कारों की बिक्री की अनुमति देगी, अगर वो केवल क्लाइमेट न्यूट्रल ई फ्यूल यानी कि ई ईंधन पर चलती हैं। अब सवाल उठता है कि ये ई ईंधन वास्तव में क्या है? ई केरोसिन, ई मीथेन या ई मेथनॉल, ये सभी ई ईंधन के उदाहरण हैं। इन्हें हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन से मिलने वाली रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। इन ई फ्यूल का उपयोग जब इंजन में किया जाता है तो तब कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज करती हैं। हमें ई ईंधन की आवश्यकता होगी, लेकिन उनमें से बहुत से अभी एविएशन इंडस्ट्री में हैं, जहां हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। कारों में यह समाधान पूरी तरह पर दाव लगा रहे हैं। एक ऐसी तकनीक जो पहले से ही उपलब्ध है, लेकिन कुछ सप्लायर्स और तेल की बड़ी कंपनियां ई ईंधन का बचाव करती हैं। साथ ही कई कार निर्माता जो अपने वाहनों को भारी बैटरी से भरना नहीं चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात 7 समंदर पार के दुनिया की। पश्चिमी बेल्जियम का एक अस्पताल अपने रोगियों के खाने का विशेष ख्याल रखता है। उन्हें ऐसा खाना परोसा जाता है जो स्वास्थ्यवर्धक होने के साथ साथ लजीज भी होता है। ये इस भ्रांति को तोड़ता है जिसके बारे में कहा जाता है कि मरीजों का तौर पर इसे लजीज नहीं माना जाता, लेकिन पश्चिमी बेल्जियम के एक अस्पताल में इन दोनों चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। बेल्जियम के एक अस्पताल ने एक प्रतिष्ठित फ्रांसीसी रेस्तरां गाइड से अनुमोदन प्राप्त किया है। कॉटजिक शहर में एजेड ग्रोइनिंग बेनलेक्स में ऐसा पहला अस्पताल बन गया है जिसे गॉल्ड एंड मिलो द्वारा अपने रोगियों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता के लिए आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है। बेल्जियम के एजेड ग्रोइनिंग अस्पताल में परोसे गए भोजन को रेस्तरां गाइड पुरस्कार मिला है।
1.5 साल तक हमने गोल्ट एंड मिलो विशेषज्ञों के साथ सहयोग किया, जो मेन्यू को बेहतर बनाने के लिए, स्वाद लेने और सुझाव देने के लिए यहाँ आए थे। कभी कभी उन्होंने बहुत छोटे सुझाव दिए, जैसे कि एक सॉस के लिए उन्होंने कहा कि उनके मानकों के अनुसार ये होना चाहिए, सरसों डालकर कुछ और ताजगी, जिसने सॉस को पूरी तरह से बदल दिया। इस तरह हमने सभी अलग अलग घटकों का विश्लेषण किया और बेहतर गुणवत्ता वाले भोजन के साथ समाप्त हुआ। रोगियों के लिए तैयार किया गया भोजन बहुत मजेदार होता है। कुछ ऑन्कोलॉजी रोगियों का स्वाद कम होता है, इसलिए उन्हें अतिरिक्त मसालों को जोड़कर उन पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाता है। जैसा कि एक रोगी के लिए अच्छा खाना स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण होता है। मैं बता सकती हूँ कि यहाँ ताज़ा सामग्री का उपयोग किया जाता है, फिर उसे पकाया जाता है, और जो मुझे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है कि वे हर चीज़ पर ध्यान देते हैं, यहाँ तक कि मिठाई जैसी छोटी चीज़ पर भी। जब मरीज के कमरे में कोई आता है तो उनसे पूछा जाता है कि वे कैसे हैं, और अनिवार्य रूप से दूसरा सवाल खाना कैसा था। पिछले वर्षों में यहाँ भोजन की गुणवत्ता में सुधार किया गया है। खाना अच्छा होने से मरीज को रिकवर होने में आसानी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। घरों और गली मोहल्लों में बिल्लियों को घूमते आपने अक्सर देखा होगा। शौक में बिल्ली पाली भी जाती है, लेकिन किसी ने बिल्लियों के लिए अपना जीवन ही समर्पित कर दिया हो, ऐसा शायद कभी आपने ना सुना हो। डिस्कर्ट्स में इस घर में इतनी सारी बिल्लियों का बसेरा आश्चर्य में डालने वाला है। बिल्लियों से भरे इस घर की ओनर हैं राशेल काबू। 51 वर्षीय राशेल काबू को बिल्लियों से काफी लगाव है। उन्हें पालने और उनकी देखरेख करने में उन्हें बड़ा आनंद आता है। यही कारण है कि लोग उन्हें कैट वुमन के नाम से जानने लगे हैं। हो भी क्यों ना, राशेल काबू ने अपने 4 कमरे के घर को बिल्लियों के एक अभयारण्य में बदल दिया है। इन्होंने 2020 में नैरोबी फैलिन के नाम से अपने घर में ही इस अभयारण्य की शुरुआत की थी। लगभग 6 के लिए एक आश्रय में बदल चुका है, और राशेल काबू बस इनकी सेवा में दिन रात व्यस्त रहती हैं। बस अपने लिए घर का एक कोना बाकी रखा है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, मैं यहाँ रहती हूँ इतनी सारी बिल्लियों के साथ। ऐसा और स्वच्छता में देश में अव्वल रहा इंदौर अब खेलों का भी नया आयाम स्थापित कर रहा है। देश पे नया आयाम स्थापित कर रहा है। देश पे पहली बार में हिस्सा ले रहे हैं। इंदौर टेनिस क्लब में गेंद के पीछे दौड़ते खिलाड़ियों को देखना आम बात है, लेकिन व्हीलचेयर से टेनिस कोर्ट नापने हैं। इसमें 24 खिलाड़ी पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं। इस टूर्नामेंट में कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी शामिल हैं। बेसिकली व्हील नेशनल्स के रूप में किया है कि व्हील चेयर में कभी नेशनल्स नहीं होता था, तो नेशनल्स कराने का दायित्व मैंने लिया है। टेनिस खेलने आई महिला खिलाड़ियों का मानना है कि व्हील चेयर स्पोर्ट्स में महिलाओं का प्रतिशत काफी कम है। खेल रहा हूँ, बीच में 2-3 साल कोविड में गए, फिर मैं इंजर्ड हो गया, तो सीरियसली उसको मैं लास्ट 1.5 ईयर से खेल रहा हूँ, और अभी ये मेरा 3rd टूर्नामेंट है जो मैं इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो चैलेंजेस तो आते ही रहते हैं। आप बताइए, लाइफ में चैलेंजेस किसको नहीं आते और कहाँ नहीं आते हैं, तो चैलेंजेस तो आते रहते हैं, बस का पत्थर नहीं बन सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वो जल्द ही रावणासुर आने वाले हैं। फैंस को उनकी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। प्रशंसकों की इस बेताबी को देखते हुए मेकर्स ने इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है।